जय हिंद आप सभी को। शुरू करते हैं साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू जो है, उनके बारे में आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इस क्लास को करने के साथ साथ पेन और कॉपी अपने साथ रखिएगा। जो सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और उनको साथ साथ में नोट करिएगा और साथ साथ में समझिएगा। तो देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी है? ऑप्शन ए में है समताप मंडल, ऑप्शन बी में है ओजोन मंडल, ऑप्शन सी में है आयन मंडल और ऑप्शन डी में है सौर मंडल। तो देखिएगा, जो वायुमंडल है उसकी टोटल कितनी लेयर होती है? 5 लेयर होती हैं, यानी कि 5 जो है वो परत होती हैं। और जो सबसे नीचे वाली जो परत है उसको बोला जाता है सौर मंडल। तो जो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। या ट्रोपोस्फेयर अगर हम बात करें तो सौर मंडल जो आपकी जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में माइका का उपयोग कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो माइका जो है वो किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिसिटी, बी है ऑटोमोबाइल, सी है फूड इंडस्ट्रीज और डी है एग्रीकल्चर। तो जो माइका का उपयोग किया जाता है वो आपका ऑप्शन जो ए है उसमें करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली जो है उस उद्योग में, बिजली उद्योग में क्या है, माइका का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तांबे का शत्रु तत्व कौन सा है? देखिएगा, तांबे का जो शत्रु तत्व है वो कौन सा है? ऑप्शन ए में है क्या वो हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी में है क्या वो सोडियम है, ऑप्शन सी में है क्या वो सल्फर है, या फिर वो नाइट्रोजन है। तो देखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा? तांबे का जो शत्रु तत्व है उसको क्या बोला जाता है भाई? ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। उसके बाद पढ़िएगा अगला जो क्वेश्चन है और उसका जवाब जो है फटाफट अपना देने की कोशिश करिए। यहां पर है, उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये जो फिनोमिना है ये जो किस वजह से ओक्योर होता है? सूर्य के उदय और होने के समय सूर्य का जो है कलर कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। इसके लिए इसमें से कौन सी जो प्रक्रिया है या कौन सी घटना है वो जिम्मेवार है? तो ऑप्शन ए में दे रखा है क्या वो अपवर्तन है, ऑप्शन बी क्या वो परावर्तन है, ऑप्शन सी क्या वो प्रकीर्णन है और ऑप्शन डी या इनमें से कोई नहीं। तो हमने जो पढ़ा था, जब सूर्य उदय और अस्त होता है तो उसका मतलब ये होता है कि लाल रंग का हमारी आंखों तक पहुंचकर या हमारे इन्वायरमेंट में आकर बिखराव हो जाना या फैल जाना। तो लाल रंग जब फैलता है तो उस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकीर्णन बोला जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। प्रकीर्णन की वजह से या स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी हम कह सकते हैं। प्रकीर्णन की वजह से क्या होता है? सुबह और शाम सूर्य लाल दिखाई देता है। जैसा कि ऑप्शन में दिखाया गया है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या होता है? अपवर्तन में एक लाइट जो है वो आती है एक मीडियम से, और जब वो, अगर हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं विरल माध्यम। क्या बोला जाता है? विरल माध्यम। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, किस माध्यम में भाई? सघन माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। देखिएगा, इस लाइट को जाना चाहिए तो था ऐसे, लेकिन ये क्या होगी? अपने रास्ते से भटक गई, और इसी भटकाव को या इसी बैंड होने को क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। अपवर्तन का जो नियम है, यानी कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने पथ से क्या हो जाना? विचलित हो जाना, प्रकाश का क्या बोला जाता है? अपवर्तन बोला जाता है। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हम एक तरीके से यह मान के चलिएगा कि अपवर्तन से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्चुअल में वो चीजें होती नहीं, लेकिन हमारे को क्या है? दिखाई देती हैं। जैसे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, पानी के अंदर अगर उठा हुआ दिखाई देना, पानी के अंदर जब सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है तो इसका भी कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है। फिर आता है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में, छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना। तो छड़ी का मुड़ा हुआ देना, एक्चुअल में वो जो छड़ी है वो मुड़ी हुई नहीं है, लेकिन पानी के अंदर डालने पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना की वजह से हमारे को क्या दिखाई देती है? मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा वो भी क्या होगा? अपवर्तन होगा। उसके बाद आपसे पूछता है कि सूर्य या तारों का चमकाना, तारों का टिमटिमाना,
तारों का टिमटिमाना, ये जो घटना घटती है वो भी किसकी वजह से है? अपवर्तन की वजह से है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और फिलहाल जो आपके सामने जो क्वेश्चन है, उदय और अस्त होने के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, मेन बात ये है कि सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? तो इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी के साथ एक क्वेश्चन आपका है आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना। तो आकाश का जो नीला दिखाई देना है उसका मतलब या उसका कारण भी क्या है? प्रकीर्णन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? देखिएगा, रेडियोधर्मिता है उसकी खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में है, क्या वो हेनरी बैक्यूरेल थे? ऑप्शन बी न्यूटन, सी फंक या डी रदरफोर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो रेडियो एक्टिविटा है या रेडियो तत्व, जो रेडियो जहां से क्या है रेडियोधर्मिता जो है उसकी खोज करने वाले कौन थे? हेनरी बैक्यूरेल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, हेनरी बैक्यूरेल। न्यूटन के बारे में आप जानते हैं कि मोशंस के, या अगर हम बात करें 3 लॉ, ठीक है ना, जो है मोशन, या अगर हम बात करते हैं तो उसके 3 नियम थे। और जो फंक है, कैसिमियर फंक ने किसका आविष्कार किया था? विटामिन का आविष्कार किया था, या विटामिन की खोज करने वाले कौन थे? फंक थे। और रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया था, किसके बारे में? नाभिक कहें या फिर अगर हम बात करें प्रोटॉन की खोज, या अगर हम बात करें प्रोटॉन की खोज करने वाले भी कौन थे? रदरफोर्ड थे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो किस प्रकार? तो इससे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक तो हवा के बुलबुले के बारे में और एक पानी की बूंद के बारे में। दोनों का नेचर अलग अलग होता है। जैसे हवा के अगर बुलबुले की बात करें तो इसमें हवा का बुलबुला क्या होता है? अंदर से खोखला होता है। और पानी की अगर बूंद की बात करें तो अंदर से भरी हुई होती है। तो जो खोखला अगर हम बात करें तो पानी का जो बुलबुला है या बबल्स जो है वो किस प्रकार का बिहेव करता है? वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। जो पानी का बुलबुला होता है, क्योंकि वो क्या होता है? अंदर से खोखला होता है। और अवतल लेंस अंदर से क्या होता है? खोखला। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये किसकी तरह? अवतल लेंस की तरह। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि पानी की बूंद के बारे में या ओस की बूंद, ओस की बूंद के बारे में। अगर पानी की बूंद और ओस की बूंद के बारे में आपसे बात की जाए तो देखिएगा, आप लोग फिर भी देखा है कि अंदर से क्या होती है? सॉलिड होती है। और सॉलिड होने की वजह से जो उत्तल जो लेंस है वो बीच से क्या होता है? सॉलिड होता है। तो ये किसकी तरह कार्य करेगी? उत्तल लेंस की। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आपको 100% इनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है ताकि आने वाले एग्जाम में आप बिल्कुल ठीक कर पाओ। अगला जो क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में कौन सा जो एंजाइम है वो सहायक होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन है, हमारे जो शरीर के अंदर प्रोटीन जो पचता है वो किसकी वजह से है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए में है, क्या वो ट्रिप्सिन है? ऑप्शन बी, क्या वो म्यूलिन है? सी रेनिन है? या फिर वो डी टाइलिन है? तो यहां पर हम बात करते हैं प्रोटीन के पाचन के अंदर। तो हमारे शरीर के अंदर जो प्रोटीन का जो पाचन करता है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ट्रिप्सिन रहेगा। ट्रिप्सिन जो है शरीर के अंदर किस चीज का पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। म्यूलिन और टाइलिन, म्यूलिन और टाइलिन जो है वो हमारी लार ग्रंथियों के द्वारा हमारे मुंह के अंदर छोड़ी जाती हैं। ठीक है, म्यूलिन और टाइलिन जो है उनका काम क्या है? म्यूलिन और टाइलिन का काम है जो ये जो है स्टार्च का पाचन करते हैं। क्या करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं और भोजन को क्या बनाते हैं? लुब्रिकेंट बनाते हैं। ठीक है ना, म्यूलिन जो है वो भोजन को लुब्रिकेंट बनाता है। उसके बाद में जो एक थर्ड क्वेश्चन जो बचा हुआ है रेनिन, इससे रिलेटेड भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पैदा रहती है आपके सामने कि कई बार क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना। तो इसमें ऑप्शन 2 दिए होते हैं, एक तो होता है लैक्टोबैसिलस, एक तो होता है लैक्टोबैसिलस और एक होता है रेनिन, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। कंफ्यूजन क्या रहती है यहां पर? अगर पूछा जाता है कि दूध से दही किस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, किस बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, तो फिर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? लैक्टोबैसिलस होगा। क्योंकि जब आप घरों में दूध वगैरह जो जमाने का कार्य करते हैं तो वहां पर एक जो बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो दूध से दही बनाने में रिस्पॉन्सिबल या मदद करता है। और अगर हम शरीर से, जैसे हम दूध पीते हैं तो हमारे शरीर में जाकर वो भी क्या बनता है? दही बनता है। उसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है और उसका नाम क्या है? रेनिन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर दूध से दही किसकी वजह से बनता है, या वहां पर क्वेश्चन में बस इतना फर्क डालेगा कि किस
बैक्टीरिया की वजह से या किस एंजाइम की वजह से। जब एंजाइम का नाम आता है तो आप रेनिन जवाब देंगे, और जब बैक्टीरिया का नाम आता है तो आप क्या देंगे, लैक्टोबैसिलस का आंसर वहां पर टिक करेंगे। तो यहां पर जो पर्सन के साथ अगर हम जाते हैं कि प्रोटीन का जो पाचन है वो किसके द्वारा होता है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो आपका ट्रिप्सिन रहेगा, कि प्रोटीन का जो पाचन है वो ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियम की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। रेडियम की जो खोज है वो किसने की थी। ऑप्शन ए मैरी एंड पियरे क्यूरी ने, ऑप्शन बी न्यूटन ने, सी फंक ने, या डी इनमें से कोई नहीं है। तो देखिएगा जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। रेडियम की खोज किसने की, तो रेडियम की जो खोज करने वाले हैं ऑप्शन ए में जो है मैरी एंड पियरे क्यूरी। मैरी और पियरे क्यूरी ने क्या है, रेडियम की खोज की थी। यहां पर जो पियरे क्यूरी है वो इनकी डॉटर है, और इन्होंने कृत्रिम जो रेडियम है उसकी खोज की थी, कृत्रिम रेडियम। और ये रेडियम क्या होता है, आप लोगों ने देखा है कि लाइट डाली जाने पर ये चमकता है, ठीक है ना। कई बार जो कपड़े वगैरह लेके आते हैं उससे भी होता है, वह गाड़ियों के रिफ्लेक्टर वगैरह पे है उनमें भी काम देता है। तो ये कृत्रिम रेडियम की अगर खोज की बात आए अलग से क्वेश्चन, तो पियरे क्यूरी, और अगर रेडियम की खोज की बात आए तो वो आती है मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। ये हम आप डिस्कस कर ही चुके। न्यूटन के जो नियम है, ठीक है ना, गति के नियम अगर बात करते हैं तो न्यूटन ने दिए थे, और फंक ने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए में है तारकाय, इसको अगर हम बोलते हैं तो सेंट्रोसोम। अगर हम बात करते हैं लाइसोसोम, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनमें चार ऑप्शन में से आत्महत्या की जो थैली बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को बोला जाता है। और सेंट्रोसोम क्या करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और लाइसोसोम ये करता है मारने का काम, ठीक है ना, आत्महत्या की जिसको बोला जाता है थैली भी बोला जाता है, सुसाइड बैग ऑफ द। और राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन का निर्माण करता है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का निर्माण। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो ये क्या होता है, पावर हाउस होता है कोशिका का। कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द विटामिन, विटामिन की खोज किसने की, तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके। जो विटामिन की खोज है ऑप्शन बी है इसके साथ जाएंगे, कैसिमिर फंक जो है इन्होंने विटामिन की खोज की थी। और आपके जो विटामिन है वो कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई और के, ये 6 विटामिन है, जिसमें से बी और सी, ये बी और सी है ये वाटर सोल्यूबल यानी कि पानी में घुलनशील है। और अगर हम बात करें ई डी ई के, ये सभी क्या है, वसा में घुलनशील है, ये क्या है, वसा में घुलनशील है। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो बी और सी रहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है वसा में घुलनशील जो फैट सोल्यूबल अगर विटामिन की बात की जाए तो आपके ए डी ई और के रहेंगे। अगला है, एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होती है, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू, तो ऑप्शन ए में है 8.46 इंटू 10 रेज टू पावर 8, या फिर बी में है 7.46 इंटू 10 रेज टू पावर 8, या फिर सी में 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 15, या फिर डी में 10 रेज टू 46 इंटू 10 रेज टू पावर 15। तो यहां पर जो सही जो आंसर होगा आपका वो होगा 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 15, क्योंकि यहां पर जब मीटर लगा रहता है तो यहां पर 15 रहता है। और कई बार ये क्वेश्चन 9.46 इंटू 10 रेज टू पावर 12 और यहां पर दे दिया जाता है किलोमीटर। जब ये जवाब होता है तो आपका जवाब रहेगा 9.46 इंटू 12 होगा तो किलोमीटर, 15 होगा तो मीटर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है सी रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है। अगर हम ग्लूकोमा रोग की बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है, ऑप्शन ए में आंख से है, कान से है, नाक से है या त्वचा से है। तो ग्लूकोमा रोग जो है, ग्लूकोमा आंख से संबंधित रोग है, ग्लूकोमा। उसके बाद ट्रैकोमा भी पूछा जा सकता है, ट्रैकोमा, ठीक है ना, रतौंधी, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सभी जो रोग हैं ये किससे संबंधित है, आंख से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का जो मात्रक रहेगा यहां पर
वो होगा ऑप्शन ए में जूल, बी में है जो न्यूटन, सी में है वोट और डी में है डाइन। तो जो कार्य का मात्रक है आपका, तो वो ऑप्शन ए है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। जूल कार्य के साथ साथ ऊर्जा का मात्रक भी है। जूल जो है कार्य के साथ साथ किसका मात्रक है? ऊर्जा का भी मात्रक है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें न्यूटन, तो ये बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। वाट किसका है? शक्ति का। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का। और डाइन क्या है? बल का सीजीएस मात्रक है। बल का क्या है? सीजीएस मात्रक है डाइन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसमें है मैक किसका मात्रक है? जो हमने यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर किया था उसमें सारी क्लास ये डिस्कस कर रखी है, तो आप लास्ट टाइम जो वीडियो अपलोड की उसमें देख भी सकते हैं। तो मैक किसका मात्रक है? तो ये है ऑप्शन ए उच्च वेग का, बी तरंग दैर्घ्यता का, सी दाब का, या फिर ऊर्जा का। तो मैक जो है हाई वेलोसिटी या तेज स्पीड को अगर मापा जाता है, उच्च वेग को अगर मापा जाता है, तो उसका जो है वो क्या है? मैक है। अगर हम तरंग दैर्घ्यता के पूछे वेवलेंथ, तो ये किस में मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम से मापी जाती है। प्रेशर में अगर बात करें तो ये पास्कल मापा जाता है, ठीक है ना। प्रेशर का सही मात्रक पास्कल है, और ऊर्जा का क्या बताया था अभी जूल है। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन के साथ है आपका ऐसा यूनिट रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है, मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो हड्डियों से संबंधित एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, जिसमें चेहरे से संबंधित पूछ लेगा, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, या कुछ हड्डियों के नाम देकर ये पूछ लेगा कि या इनकी लोकेशन या ये कहां पर है। जैसे आपसे पूछ लेगा फीमर है, कहां की हड्डी है? सर की है, पैर की है, हाथ की है, तो वहां पर क्या है? फीमर पैर की हड्डी है। अगर आपसे पूछ ले रेडियस और अल्ना कौन सी है, तो रेडियस और अल्ना हाथ है। जब हड्डियों वाला जो टॉपिक करेंगे तो उसमें हम कंप्लीट कंकाल तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मानव चेहरे में कुल कितनी हड्डियां हैं? मानव चेहरे में ऑप्शन ए 33, बी 14, सी 16 और डी 19। तो अगर हम मानव चेहरे में हड्डियों की संख्या की बात करें तो वहां पर कितनी होती है? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। 14 जो हड्डियां होती हैं मानव चेहरे में। और खोपड़ी में अगर पूछता है तो वहां पर होती है 8 हड्डियां खोपड़ी में होती हैं। और अगर सिर में पूछता है तो 29 हड्डियां आपके सर में हैं। अगर कान में पूछता है तो 3 और 3, एक साइड 3 एक साइड 3, टोटल कितनी होती है? 6। और अगर अकेले की बात करें तो 3 होती है। तो इस प्रकार क्या है? कंकाल तंत्र में हड्डियों की संख्या पूछी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जल्दी से पढ़िएगा क्वेश्चन और आंसर दीजिएगा। यहां पर जो आपका क्वेश्चन है कि फूलों का अध्ययन क्या कहा जाता है, तो सबसे ऑप्शन ए में है फेरेनोलॉजी बोला जाता है, बी एंथोलॉजी, या सी एग्रोस्टोलॉजी, और डी ये है भाई पोलिनोलॉजी, ठीक है ना, पोलिनोलॉजी। इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका, जो फूलों का अध्ययन है, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। ऑप्शन बी जो एंथोलॉजी है उसको क्या बोला जाता है? फूलों का अध्ययन की अगर बात करें। फेरेनोलॉजी की बात करें तो जो हमारा ब्रेन है, ठीक है ना, अगर ब्रेन या मस्तिष्क की बात करें तो उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसके अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो घास का अध्ययन किया जाता है। और पोलिनोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें जो फूल उगने से पहले जो कलियां होती हैं, ठीक है ना, कलियों का अध्ययन अगर बात करें तो किसमें होता है? पोलिनोलॉजी में होता है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन एक प्रकार से क्या है? ऑप्शन ए क्या वो प्रोटीन है, ऑप्शन बी क्या वो कार्बोहाइड्रेट्स है, ऑप्शन सी क्या वो फैट है, और ऑप्शन डी क्या वो विटामिन है। तो हीमोग्लोबिन इन ऑप्शन में से अगर हम ऑप्शन ए के साथ जाएं प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार से प्रोटीन है। और अगर हम हीमोग्लोबिन से बात करें तो ये कहां पर होता है भाई? रक्त के अंदर होता है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बनता किससे है? आयरन से या लोहे से। अगर आयरन की कमी होगी इसका मतलब आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की मतलब रक्त की कमी। तो ये सारी चीजें आयरन की कमी से क्या होती हैं? पूरी होती हैं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार से प्रोटीन है। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण करता है, तुरंत देता है भाई ये।
कार्बोहाइड्रेट से अगर संबंधित प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जो है इनमें से इंस्टेंटली या तुरंत प्रभाव से ऊर्जा देता है। तो जैसे आप दौड़ने के लिए या एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या लिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स लिया जाता है, जो आपको क्या देता है, इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और ज्यादा मात्रा में अगर एनर्जी की बात आती है तो वो कौन देता है, वसा। वसा भी क्या देती है, ऊर्जा, लेकिन ये ज्यादा मात्रा में देती है, ये मात्रा कम है लेकिन तुरंत प्रभाव से देती है। और विटामिन क्या बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं। विटामिन क्या करते हैं, रोगों से बचाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, वह विटामिन जो हमारे शरीर में तुरंत और बहुत ज्यादा बनता है, तुरंत और बहुत ज्यादा मात्रा में जो विटामिन बनता है वो कौन सा है? क्या वो विटामिन ए है, क्या वो विटामिन बी है, या ऑप्शन सी या फिर डी है? तो चेक करिएगा, जो तुरंत प्रभाव से, और ये हम हिंट देते हैं कि ये विटामिन जो है धूप से भी बनता है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, विटामिन डी। यहां पर जो सही आंसर होगा विटामिन जो डी है वो आपका शरीर में तुरंत और बहुत ज्यादा मात्रा में बनता है। अगर आप सूर्य के सनलाइट के संपर्क में आते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो विटामिन डी का निर्माण करने लग जाती है। इसी के साथ अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो यहां पर वही ऑप्शन नहीं है, पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो कितना है? तो पृथ्वी का जो पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पलायन वेग होता क्या है, अगर हमारे को पृथ्वी से कोई चीज, अगर हमारे को पृथ्वी छोड़नी है, पृथ्वी से कोई चीज बाहर भेजी जाती है तो वो पृथ्वी को तभी छोड़ पाएगी कि अगर उसकी स्पीड 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी। अगर इससे कम हुई तो पृथ्वी उसको क्या कर लेगी, अपनी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से खींच लेगी। तो पृथ्वी पे ग्रेविटी होती है तो वो क्या करती है, उसको छोड़ने के लिए कितनी स्पीड चाहिए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड आपका आंसर रहेगा। और ये अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का जो पलायन वेग है वो कितना है? तो चंद्रमा का जो पलायन वेग है, ऑप्शन ए 7 किलोमीटर पर सेकंड, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, 9 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर पृथ्वी से कम है ग्रेविटी, इसलिए वहां पर स्पीड भी क्या है, कम चाहिए होती है। तो यहां का जो सही आंसर है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और जो डी ऑप्शन है ये किसके लिए था, पृथ्वी का पलायन वेग है। किसका है, पृथ्वी पलायन वेग है। तो ये आज के आपके क्या हुए, 50 क्वेश्चन हुए। इसी प्रकार आपको डेली क्या है, एमसीक्यू जो साइंस का है बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, बिल्कुल बताया जाएगा, और टॉपिक वाइज भी हम क्या करेंगे, अपनी क्लास से इसके साथ करेंगे। तो आप चैनल को क्या कर लीजिएगा, चैनल्स जो है वो क्या है, एजू थॉट्स है, EDUTHOUGHTS, एजू थॉट्स। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास टाइम से मिलती रहे। जय हिंद।